इसमें होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उज्ज्वला शाह जी की ये किताब पंचलब्धि में पेज नंबर 45 के ऊपर अपन ने पढ़ा था, जिसमें बेसिकली अपन वर्गणाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो वर्गणा के बारे में इनके दो स्टेटमेंट हैं, दो अलग अलग पुस्तक में। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, दोनों को अपन कंपेयर करें। जो पुस्तक अपन पढ़ रहे हैं पंचलब्धि, उसमें अपन ने जो पढ़ा था पेज 45 पर, कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है, उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है, उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। कौन सी शक्ति को? जो कर्मों में आ गई है, मतलब वो परमाणु जब कर्म रूप में परिवर्तित हुए हैं तो उनमें क्या क्या आ जाता है? फलदान शक्ति आ गई उसमें, और स्थिति वगैरह सब आ गई। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में, अंडरलाइन, कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है, उन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं, है ना। इससे तो वो जो कल ललित कुमार जी बोल रहे थे वो बात सिद्ध होती है कि शक्ति कौन सी, जब कर्म बनने के बाद में जो चार्ज हुए वो पार्टिकल्स, तो जो शक्ति उसमें आई उसी को नापने के लिए उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, इससे वो नापा जाता है ना। इससे अर्थ ये निकलता है कि जब वो कर्म रूप नहीं हुए थे तो वो शक्ति भी नहीं थी उनमें, तब भी क्या वो वर्गनाएं कहलाती थी? यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता। तो कल बहन जी ने बताया कि नहीं, वो तो वर्गना तो जो है वो उनकी मूल रूप से ही पाई जाती। तो देखो इसमें दूसरी किताब इनकी जो कर्णानी योग परिचय अपन ने पढ़ी थी, इसमें क्या लिखा है? पेज नंबर 31, इसमें लिखा है जैसे नो कर्म वर्गनाओं का लिखा है, जीव इन नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणाम आता है। वर्गनाओं के 5 प्रकार हम जानते हैं: आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कार्माण वर्गना। उद्गल की कुल 23 वर्गनाएं हैं, परंतु ऊपर बताई हुई 5 वर्गनाओं को ही जीव ग्रहण करता है एवं छोड़ता है। उनमें से कार्माण वर्गना से कर्म बनता है और अन्य 4 वर्गनाओं से शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस शरीर आदि बनते हैं। इन्हें नो कर्म वर्गना कहते हैं। देखो तेजस शरीर वाला उन्होंने ये ये कर्माण वर्गना वाला वो अलग से बता दिया कि वो कर्माणु जिस वाले परमाणु में ये योग्यता पाई जाए कि उनसे कर्मों का निर्माण हो, वो कर्माण वर्गनाएं कहलाती, और जिनसे बाकी चीजों के शरीर आदि बनते हैं वो दूसरी नौकर वर्गनाओं में आती है। तो अब उन्होंने और एक लिखा है, अब हम इन वर्गनाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति या अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। प्रत्येक परमाणु बोला, कर्म परमाणु नहीं बोला।
इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा है अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। अर्थात किसी विवक्षित वर्गना के सभी परमाणुओं में शक्ति के अंश समान होते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट में आपको कुछ फर्क मालूम पड़ा? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं। फर्क ये है, ललित जी बताओ। अनम्यूट करो एलकेजन साहब। ललित जी अनम्यूट करिए। भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब मुझे तो एक जैसा ही लग रहा है। क्योंकि इसमें इन्होंने बोला कि इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकती हैं, मतलब क्योंकि वो परमाणु अव्यय प्रतिच्छेद युक्त है, इसलिए हम उसे वर्ग कह सकते हैं। मतलब अगर जो परमाणु कर्म परमाणु है, अगर उसमें अव्यय प्रतिच्छेद हैं तो हम उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग की परिभाषा बोले अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। मतलब कि अगर अविभाग प्रतिच्छेद हैं मौजूद तो वो वर्ग है, अदरवाइज नहीं है। नहीं, देखो ये तो बोल रहे हैं प्रत्येक परमाणु इर्रेस्पेक्ट ऑफ कि वो कर्म परमाणु है या दूसरे परमाणु है, नो कर्म परमाणु, उन सब में प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है। अभी कर्माण परमाणु की विशेष बात नहीं हुई, इन जनरल। अच्छा, ये तो इन जनरल कर दिया। हाँ, इन जनरल। हाँ, वही तो है। तो परमाणु में शक्ति तो होती है ही, हर परमाणु में शक्ति होती है। बात ये चल रही, सुनो, बात ये चल रही है कि बाकी के जितने परमाणु हैं जो कर्म रूप से परिणमित नहीं हुए हैं, उन सब में अपनी अपनी जो योग्यता पाई जाती है, जिनसे शरीरों के निर्माण होते हैं या दूसरी वस्तुएं बनती हैं या भाषा बनती है, वो सब योग्यताएं उनमें पाई जाती हैं। उस हिसाब से उनकी जो योग्यता है उनके अविभाग प्रतिच्छेद उनमें होंगे, बराबर है? कभी एक मिनट, वो योग्यता उनकी हमेशा बनी रहती है, वो कभी निष्क्रिय तो होते नहीं कि वो सब डिस्चार्ज हो जाए। ऑन द कंट्रेरी जो कर्माण परमाणु हैं, कर्माण वाले हैं, उनमें बेसिक जो भी गुण होंगे वो तो होंगे, लेकिन उनमें भी कर्म बनने वाली जो योग्यता है जब वो आई, तब वो उनमें शक्ति के अनुभाग जो प्रतिच्छेद हैं, जो कर्म रूपी फल देने वाले हैं, वो उनके अंदर में उत्पन्न हुए। तो जिस समय में, जैसे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जब वो कर्म से अकर्म रूप हो जाते हैं तो उनकी वो शक्तियां जो कर्म के रूप में थी वो तो चली गई। शक्ति नहीं जाती सर। नहीं, जो अपन अनुभाग कर्म के रूप चली गई तो, लेकिन फिर भी वो परमाणु तो शक्तिवान रहे, उनका परमाणु में शक्ति है ना, प्रतिच्छेद तो है ही ऑलरेडी। अरे परमाणु शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी के परमाणुओं में भी तो वो है, उनका तो चार्ज करके वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं ना, ये तो डिस्चार्ज हो रहा है। बाकी के जो परमाणुओं में इसमें एक फर्दर चीज कहना चाहूंगा, जो कर्माण शरीर है वो कर्मण वर्गना से बना हुआ है। और आत्मा के साथ वो हमेशा रहता है। अगर जो मृत्यु हो जाती है तो आत्मा के साथ कर्मण शरीर और तेज शरीर जाते हैं। इसका मतलब कर्माण परमाणु भी जाते हैं, कर्म परमाणु साथ साथ जाते हैं। इसका मतलब जो हमारे दूसरे पदगल परमाणु है वो कर्म परमाणु से भिन्न है। तो ये परमाणु तो अलग है जो आत्मा के साथ गमन कर रहे हैं। नहीं, भिन्न तो है, उनकी योग्यता भिन्न है, ये तो सबको मालूम है। सवाल ये नहीं, मतलब एक ये यूनिक है जो कि जो इनकी योग्यता इसमें कर्माण वाली है, केवल बाकी योग्यता नहीं है इसमें। साहब तो एक मिनट, अगर बाकी योग्यता नहीं है तो जिस समय अपन बात करते हैं वो कर्म अकर्म रूप हो गए, अर्थात भाव जीव के भावों का निमित्त पा करके जो कर्म रूप वो परिणमित हुए थे, अब वो कर्म रूप में नहीं रहे, साधारण पुद्गल परमाणु बन गए। लेकिन उन परमाणुओं से और कोई काम नहीं लिया जा सकता, वो जब भी आएंगे जब वो कर्माण बनने के रूप में ही काम में आने वाले हैं, वो शरीर आदि का निर्माण नहीं करेंगे वो। मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो जब ऐसी दशा अगर हो रही है, तो ऐसी दशा होने में जब उनका कर्म का चार्ज निकल गया तो वो एक सामान्य परमाणु जैसे बन गए, है ना। सामान्य परमाणु मतलब बन गया, मतलब कि उनके अंदर बेसिक पौद्गलिक गुण तो हैं, और कालांतर में जब कभी दोबारा ऐसे संयोग मिलेंगे तो फिर से कर्म रूप तो परिणमित हो जाएंगे।
ठीक है, उस समय उनकी जो विभाग प्रतिच्छेद शक्ति है क्या चार्ज होने के समय ही रहेगी, या जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तब भी उनके विभाग प्रतिच्छेद उस रूप वाले तो नहीं रहेंगे? सर मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, हाँ, आप अलाउ करिए। अब बोलिए। हाँ। यहाँ इसमें सीधा लिखा हुआ है कि प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद से युक्त है। तो ये तो उसका बेसिक गुण है, अविभाग प्रतिच्छेद प्रत्येक परमाणु, बराबर है। चाहे वो परमाणु कर्मांड शरीर में परिवर्तित हो या दूसरी नौकर्म वर्गणाओं में परिवर्तित। अब जब क्या कहते हैं, ये परमाणु कर्म वर्गणा से शरीर के योग के, आत्मा के योग के कंपन से कर्मों के पकड़ता है और चार्ज होता है, तो वो कर्मांड वर्गणा बन के वो आ जाता है उसमें। और जब आप कह रहे हैं कि जब कर्मांड वर्गणा का निषेक होता है, जब निर्जरा होती है, तो वो कर्म क्या कहते हैं, उससे विक्षिप्त हो जाते हैं, मगर उसकी जो अविभाग प्रतिच्छेद की जो गुण है वो थोड़े उसके साथ जाते हैं। इसका तो मतलब यही है, वो गुण तो हमेशा उसमें रहेंगे। नहीं, बात गुण की नहीं है, बात ये हो रही है जो मैं वही उसे मुझे कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ, करिए। कि जो कर्म, जब कर्म जो बंधे हुए हैं उदय में आके उसके निषेक निखर गए, तो वो परमाणु जो रह जाएंगे उसमें अविभाग प्रतिच्छेद का गुण रहेगा। और आपकी ये बात भी सही है कि इस तरह के कर्म फिर जब आएंगे, फिर वो ग्रहण करके फिर कर्मांड वर्गणा में वो परमाणु चेंज हो जाएंगे, मगर उनकी जो प्रत्येक परमाणु की जो शक्ति अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद युक्त शक्ति है वो हमेशा उनमें विद्यमान रहेगी। इस जो पैराग्राफ का स्टेटमेंट है उसका तो ये मतलब निकलता है। नहीं, सुनो, मेरे हिसाब से जो अभी जितने भी कर्माणु वर्गणाओं के अलावा जितने परमाणुओं की और बात हुई, 4 जो वर्गणाएं हैं, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना, इन वर्गणाओं में उनमें चार्ज होना और डिस्चार्ज होने वाली बात उन पर लागू होती नहीं साहब, बात वो बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं। सुनिए, यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज और डिस्चार्ज केवल कर्म हो रहे हैं, कर्मों की केवल निर्जरा हो रही है। अरे तो सुनिए, देखो पूरा तो आप करने नहीं दे रहे सर। हाँ, बोलिए। यहाँ कर्मों की निर्जरा हो रही है और कर्म उसके परमाणुओं से निष्क्रिय हो रहे हैं। जहां तक बाकी परगणाओं का सवाल है, शरीर, मन, भाषा, स्वाच्छवास में और तेजस शरीर में, उसमें जो परगणाएं हैं उसमें तो डिस्चार्ज का कोई संबंध ही नहीं है। वो तो डिस्चार्ज जब होते हैं जब वो पर्याय बदलती है पुद्गल की। जब पुद्गल की पर्याय बदलती है तब वो सारे निषेक उन परगणाओं से निकल के जाते हैं। और जहां तक तेजस शरीर का सवाल है, तेजस शरीर की परगणाएं तो इसी तरह से कंटिन्यू रहती हैं जैसे कर्मांड परगणाएं उस शरीर के साथ पर्याय के, उस जीव के साथ पर्याय के दूसरी पर्याय में जाती हैं। तो जो कर्मांड परगणाएं, तेजस परगणाएं, उसमें जितने परमाणु हैं जो यहाँ पर थे इस पर्याय में, वो उस पर्याय में जाते हैं। बाकी जितनी शरीर, मन, भाषा, स्वाच्छवास, ये चारों परगणाएं जब शरीर का पर्याय बदलती है तब सारे वो निषेक गिर जाते हैं और वो परमाणु जो रहते हैं उनका नष्ट नहीं होते, वो दूसरे रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाते हैं। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है पूरा। ये तो जानते हैं ना, तो इससे वो एड्रेस नहीं हुआ। वो जो क्वेश्चन चल रहा है वो एड्रेस नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ बताओ? ये जो वर्गणाएं, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इनमें जो कुछ गुण है, क्वालिटी है 4 वर्गणाओं में, वो खाली वो परमाणु इधर से उधर ट्रांसफर तो हो सकते हैं, लेकिन हर समय उनमें वो गुण तो रहेंगे जिनसे शरीर आदि बनते हैं या मनोवर्गणाएं बनती, वो हमेशा रहेंगे। उनमें कभी अविभाग प्रतिच्छेद भी हर समय रहेगा उनमें जब तक। उसकी बात तो कर रहे हैं भैया, वो जो उन्हें गुणों की बात तो कर रहे हैं, वो अविभाग प्रतिच्छेद के रूप में पड़े हुए हैं सब में, चारों वर्गणाओं में। उनमें कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। बात खाली ये चल रही है कि जो कर्मांड वर्गणाएं हैं उनमें रहने वाले जो परमाणु हैं, उनमें जो भावों का निमित्त पाकर कर्म परमाणुओं में कन्वर्ट होते हैं, उनके अंदर में मूल रूप से जब वो कन्वर्ट नहीं हुए थे तब भी उनके कुछ गुण शक्ति होंगी, वो बात अलग है। वो जब तो बेसिक शक्ति अव्यय प्रतिशत तो था और वो अभी है।
रुको इस चीज को तो बेसिक मान के हमारी चलिए। हमारी भी पूरी सुन लो ना यार, आपने तो बोल दिया पूरा, हमारा ही पूरा सुन लो। उनके अंदर में अब जो कर्मों के आगमन के कारण जो शक्ति संचय हुआ, जिसमें अनुभाग है, प्रकृति है, प्रदेश है, वो सारी चीजें जब उनके अंदर में चार्ज हुई, जो कि और वर्गणाओं में नहीं होता ऐसा चार्ज, वो जब चार्ज निकल गया तो वो जो उसकी जो इस वाले चार्ज को नापने की बात चल रही है कि उस शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद रूप से उनकी ये शक्ति कर्म प्रदान करने की, वो जो चारों शक्तियां हैं जिनसे कर्म बंद होता है, वो उसमें पड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? प्रकृति बंद, प्रदेश बंद और अनुभाग बंद और ये स्थिति बंद। ये चारों की जो शक्ति उसमें पड़ी है, और विशेष रूप से अनुभाग बंद की, जिसे फलदान शक्ति कहते हैं, वो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापी जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अब बात ये हो रही है कि ये उस शक्ति को जब नाप रहे हैं, तो जब वो कर्म से रहित हो जाता है तब उसमें वो कर्माण वाली शक्ति तो नहीं रही, तो तब उसमें वो दूसरी वाली जो बेसिक शक्ति है उसको मापने की बात नहीं है। उस समय वो इस शक्ति से तो विहीन हो जाएंगे। तो शक्ति के जो वो भाग हैं उस समय जब वो निष्क्रिय हो गए, जिस समय में कर्म रूप में नहीं रहे, तो वो क्या अपने बेसिक फॉर्म में आ जाएंगे। बेसिक फॉर्म भी कौन सी? इन सब में तो भाषा वर्णना बनने की योग्यता है और हमेशा है, वो कभी डिस्चार्ज होते नहीं। लेकिन ये डिस्चार्ज होकर के उनके पास फिर क्या शक्ति रहेगी सिवाय इसके कि उनमें रूप रस गंध वर्ण आदि शक्ति रहेगी। सर इस पे एक क्लैरिफिकेशन और देना चाहूंगा। हाँ। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही। हाँ। जब कोई कर्म बनता है तो उसमें प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, चारों बंद होते हैं। हाँ। अब अनुभाग बंद हुआ। हाँ। अनुभाग प्रतिच्छेद अगर मान लो 10 का हुआ, तो बेसिकली उसके जो बेसिक परमाणु हैं, उनके जितने अनुभाग प्रतिच्छेद के बेसिक परमाणु होंगे वही इसमें कन्वर्ट होंगे। आपने जो लेयर बताई ना, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, वो सारे परमाणु क्या कहते हैं उसमें चार्ज हो जाएंगे। उनकी जो इसमें स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब, आई रिपीट, ये है अनुभाग प्रतिच्छेद का गुण उसमें चार्ज कर्माण वर्गणाओं के चार्ज होने से या उनके निर्जरा होने से वो हमेशा उसमें रहेंगे, स्थित रहेंगे। इसका तो स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। जहां तक दो अनुभाग बंद अगर ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा उसका अनुभाग है, तो उसी हिसाब से आपने कल समझाया था, उसी हिसाब से क्या कहते हैं, ये जो परमाणु हैं उतने मिलके उसको उनका परिणमन होगा कर्माण वर्गणाओं। हाँ बहन जी हैं क्या? भैया मैंने जो समझा कि हम एक बार बता सकती हूँ। हाँ बताइए बताइए, सब लोग बताइए, यही डिबेट चल रही है। हाँ मैंने जो समझा उस हिसाब से ये है कि जब कर्म खिर जाता है तो उसके बाद वो प्लेन कर्मण वर्गणा बन जाती है प्लेन। और जब कोई कर्म आके बंधता है तो वो स्पेसिफिक बन जाता है कि उसके कर्म का प्रकृति क्या है, अनुभाग क्या है, उस हिसाब से वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो कोडिफाइड हो जाता है। बराबर। तो इसको कहते हैं चार्ज, और वो जो प्लेन है उसे कहते हैं डिस्चार्ज। ये तो बिल्कुल आपने सही समझा। अब मेरा एक क्वेश्चन इसी में है, आपने बहुत सही समझा। तब कि वो जो एक सेकंड, तब एक चीज में, हाँ बोलिए। एक्चुअली इसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद हम बोल रहे हैं शक्ति, मतलब नोकर्म वर्गणा की भी है और कर्म वर्गणा की भी है। तो क्या एक ही परमाणु में ये सब तरह की अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति रहती है? कर्म वाली भी अविभाग प्रतिच्छेद है उसके अंदर? नहीं। और नुकर्म वर्गणा के भी हैं? नहीं। देखिए सारे परमाणु अलग अलग होते हैं। नोकर्म वर्गणाओं के अलग हैं, नोकर्म वर्गणा के अलग है ना, तो वो परमाणु भी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। तो अभी तो आप लोग बोल रहे हैं कि एक ही परमाणु, उसमें वो शक्ति भी है पुद्गल की और ये शक्ति भी है। अगर कर्म परमाणु अलग हैं तो वो कर्म परमाणु कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको नोकर्म वर्गणा, शरीर, मन, भाषा से कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये परमाणु, कर्म परमाणु अलग हैं, इनके वर्ग अलग है, वर्गणा अलग है। अब जो हम जैसे जन्म लिया जीव ने, तो अपने संस्कार से, पुराने भव से अपने कर्म लेकर आया, वो कर्म अविभाग प्रतिच्छेद वर्गणा ये सब रहेंगी उसके अंदर, और अपना जीवन में बांधता रहेगा या उदय आते रहेगा और फिरते रहेंगे लोग एक्चुअली। मान लो अगर वितराग वाले रास्ते पे जाता है तो धीरे धीरे ये अविभाग प्रतिच्छेद कम होते जाएंगे और वो जो उसकी परमाणु है निष्क्रिय होते जाएंगे, कर्म परमाणु।
तो अब डिस्कशन में सर इसको हम अलग अलग नहीं मान रहे थे कल एक्चुअली सर, कर्म परमाणु हम अलग नहीं मान रहे थे कल डिस्कशन में, हम एक ही मान रहे थे कि उसमें ये भी परमाणु है और कर्म वाले परमाणु एक ही परमाणु को नहीं ऐसा तो नहीं माना, ऐसा नहीं माना कल डिस्कशन में, ऐसा नहीं माना। मूल शक्ति तो हमारी कर्म परमाणु की जो कर्म से रेट हुई ना मूल शक्ति, और वो भी शक्ति नहीं है। ऐसा है, अभी जो आपने यहाँ तक ठीक बोला, जैसे नीरजा जी ने बताया कि वो जो कर्म है जो अकर्म रूप हो जाते हैं तो प्लेन परमाणु बन जाते हैं और वो परमाणु किसी और काम में नहीं आएंगे, वो शरीरों के निर्माण में काम नहीं आएंगे, जब कभी भी आएंगे उन वो कर्म रूप से ही चार्ज होंगे, ये तो हुई एक बात। लेकिन जब वो प्लेन परमाणु बन गए तब उनके जो शक्ति है वो शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद में कर्म वाले तो कोई भी चीज वो रहेगी नहीं, तो उनमें जो शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो कौन से वाले पाए जाएंगे उस अवस्था में जब वो प्लेन परमाणु बन गए। देखो बाकी के जितने परमाणु नो कर्म वाले हैं वो सदा से ही वैसे ही रहेंगे, जिनमें भाषा बनने की योग्यता है। जैसे हम ये माने कि केवल ज्ञानी का जीव है तो उसमें कर्म परमाणु तो निष्क्रिय होंगे, कुछ भी नहीं होगा। वहां तो है ही नहीं परमाणु, कर्म है ही नहीं, वो तो परमाणु से रहित। नहीं परमाणु तो परमाणु भी नहीं है ना, नहीं अशरीरी है ना, परमाणु क्या, परमाणु फिर गए ना फिर इसका मतलब तो जब भी जिस भी स्टेज पे खिरे तो पहले ये स्थिति आई होगी ना कि उसमें वो पूरे निष्क्रिय हो गए, फिर बाद में हट गए वहां से। केवल ज्ञानी के तो है रहते हैं, सिद्ध ब्रह्मवेत्ती के नहीं रहते। केवल ज्ञानी के तो काम सही रहता है, जब तक चार आघातीय कर्म भी रहेंगे तब तक कर्माण सही रहेगा। केवल ज्ञानी के तो रहता है, वो सिद्ध की बात कर रहे हैं शायद, केवल ज्ञान की बात कर रहे थे। हाँ नहीं मैं केवल ज्ञान की बोल रहा था, केवल ज्ञान बात कर रही थी, नहीं बोला केवल ज्ञान की बात कर रही थी। मन में शायद सिद्धि मन में कुछ मैंने सुना, मैंने जो सुना उसका जवाब दिया। नहीं आपने सही सुना, मैं केवल ज्ञानी बोला, पर मेरा मतलब मन से उस तरफ था कि सिद्ध के जो सिद्ध में तो कोई काम सही ही नहीं होता, कैसा भी सही नहीं होता उनका। हाँ तो इसका मतलब कि 13वें गुण स्थान तक वो कर्म परमाणु हैं, कुछ थोड़े से चार्ज कंडीशन में हैं और आघातीय कर्मों की वजह से। anyway, इसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलिए। तो ऐसा है 23 तरह की जो वर्गणाएं हैं ना, तो वो वर्गणाएं अपने आप में एक अलग अलग हैं और इंटरचेंजेबल नहीं है। एक वर्गणा दूसरी वर्गणा में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती। अगर एक वर्गणा बनी है तो उसमें जो शक्ति अंश है वो बराबर है सब में, और वो वर्गणा कभी ब्रेक नहीं होगी अभी, जो की तो बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है, उसमें शक्ति अंश जो की तो बने रहेंगे। तो शक्ति जब घट गई जीरो नहीं होगी कभी भी, जी शक्ति अंश कभी जीरो नहीं होते सर। हाँ वो तो सही बात है। अगुरु लघु गुणों की वजह से कभी जीरो नहीं आते नंबर। नहीं, जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो चार वर्गणा है, कर्माण वर्गणा के अतिरिक्त जितनी वर्गणा है वो तो बिल्कुल रेडी टू यूज है। जैसे भाषा वर्गणा के जो परमाणु है वो रेडी टू यूज हमेशा दूसरी कैटेगरी में है। लेकिन हाँ नहीं, दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अपन उनसे कंपेयर कर रहे हैं। जो दूसरी कैटेगरी की जो चार वर्गणाएं हैं अदर देन कर्माण वर्गणाएं, उनमें फैसिलिटी ये है कि वो रेडी टू यूज हैं। जैसे भाषा वर्गणा बनना है तो भाषा वर्गणा ही बनेंगे, वो सीधे आपको उनको ग्रहण करने की देर है। और बाकी के सभी कर्मों में ऐसे ही है, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होते कि भाषा वर्गणाओं के वाले कर्मों का भाषा वाला चार्ज निकल जाए, ऐसा कभी होता नहीं। सही बात है। लेकिन यहाँ जो कर्माण वर्गणाएं जो पढ़ रही हैं होंगे सर, शक्ति अंश तो उनमें भी होंगे। नहीं दूसरी तरफ वही तो बात चल रही है, होंगे तो सही, लेकिन वो शक्ति बदल जाएंगी ना जब वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, तब उसमें वो अनुभाग वगैरह जो स्थिति वाली जो शक्तियां आती हैं उन्हीं को जो नापने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो प्लेन परमाणु हो जाते हैं तो वो कर्माण वाली शक्ति तो रहेगी नहीं, दूसरी वाली शक्तियां भले ही बड़ी रहें। राइट खाली यही बात सर मैं विपुल सर हाँ बहन जी कुछ बताइए। ये विपुल जी कुछ बोल रहे हैं, विपुल जी को सुन लीजिए। हाँ विपुल जी बोलिए, विपुल जी आप बोलिए। सर थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, कल से हम सुन रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हम इस टॉपिक को इतना ज्यादा डिस्कस करने का क्या यूज है, वो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज पुद्गल परमाणु पर हैं और हम हमेशा जीव की बात करते हैं। अब और हम ये जो जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, कर्म वर्गनाएं हैं, ये भावों के निमित्त से आती हैं और भाव जीव करता है।
तो हमें जीव की बात करनी चाहिए, उसमें बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा हो। अगर हम आज ये कंक्लूजन निकाल भी दिया, हमें इसका आंसर मिल भी गया, तो भी मतलब व्हाट वी विल अचीव, दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कोई हम कुछ चेंज तो उसमें कर नहीं सकता। जीव क्या कर सकता है, अपने भाव कर सकता है। अब वही वाले परमाणु आते हैं, उनमें कैसे परिणमन होता है, उसमें वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। तो और हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, तो हमारे मोक्ष मार्ग में हमारे लिए वो बाधा भी नहीं है। तो इज इट रियली सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दैट इन दिस मच ऑफ डिटेल? ये मुझे थोड़ा सा, बिकॉज वो बैकग्राउंड प्रोसेस है, और वो बैकग्राउंड प्रोसेस में कोई भी जीव कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो मतलब इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड? हमें तो अपने भाव सुधारने हैं, क्योंकि हमें जीव द्रव्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम पुद्गल द्रव्य पे इतना ज्यादा ध्यान, इस लॉजिक से बहुत सारे चैप्टर आप मिस कर सकते हैं पंचलब्धि के, जो आप लॉजिक दे रहे हैं, कई सारे चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। नहीं, पंचलब्धि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विपुल जी आपकी बात जो है वो ऐसा है कि हम जब यहाँ बैठे हैं, जब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जब तक प्रैक्टिकली टेक्निकली समझ में नहीं आएगा, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आगे के सब हमारी नींव फाउंडेशन जब हमारी कमजोर हो जाएगी, तो आगे की जो बिल्डिंग, जो जीव वाली बिल्डिंग है, जीव के बारे में जानने वाली बिल्डिंग है, वो भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए अब मैं एक सेकंड में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, अभी बात खत्म हो गई। भाई साहब, एक्चुअल में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो परमाणु हैं, जो प्लेन परमाणु हैं और जो चार्ज परमाणु हैं, उनमें उनके पीछे पड़े हुए हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो प्लेन परमाणु हैं, वो सभी परमाणु, जितने ही परमाणु हैं, चाहे किसी भी वर्गणा के हो, किसी भी उसके हो, 23 वर्गणा जो बताई थी अभी आर.बी. जैन साहब ने, 2300 वर्गण जो परमाणु है, वो सभी शक्ति होती है सब में। लेकिन क्योंकि कर्म की शक्ति, कर्म के जो शक्ति है, उसके लिए इन्होंने एक नई यूनिट बनाई है, प्रतिच्छेद। वो कर्म के लिए है, और कर्म के जब चार्ज होते हैं, तो कर्म के लिए प्रतिच्छेद के हिसाब से वो यूनिट है, और वो वही प्रयोग होगी। जब वो खत्म हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो कर्म प्रतिच्छेद भी वहां उस वर्गणा में नहीं रहेंगे, और जब फिर चार्ज होंगे, तो कर्म प्रतिच्छेद के हिसाब से वो वर्गणाएं होगी। ऐसे हम समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से मामला सेट हो जाएगा। देखो बाबूजी मैं बोल सकता हूँ? बाबूजी के ऊपर रिएक्ट कर सकता हूँ? देखिए बाबूजी, इसमें ये 31 नंबर पेज पे जी, इसमें लिखा हुआ है, अब हम इन वर्गणाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभव से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद युक्त है। तो चाहे वो वर्गणाएं नोकर्म वर्गणाएं हों, चाहे कर्म वर्गणाएं हों, उन सब में अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति तो सब में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्माण वर्गणाओं के में ही ये अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति होती है। इसका मतलब तो ये है, इसको पढ़िए आप। नहीं, वो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है, वो कर्म वर्गणाओं के लिए चल रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, वो डिस्कशन चल रहा है, इसमें जो अभी पढ़ के बताया जैन साहब ने, ये कर्णन योग में, बाबूजी, जो कर्णन योग में 31 पेज पे जो पढ़ के बताया, उसमें प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। इसलिए परमाणु को वर्ग कहते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा है, और इसलिए उन वर्गणाओं को भी वर्गणाएं कहते हैं। ये क्वालिफाई किया है। वर्गणा की डेफिनेशन क्या है, और ये नोकर्म वर्गणा है और कर्म वर्गणा है, दोनों में ही एप्लीकेबल है। बात सही है। नहीं, एप्लीकेबल दोनों में है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, बाबूजी ने अभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया कि कर्म, ये केवल कर्माण वर्गणाओं में अविभाग प्रतिच्छेद होता है, बाकी में नहीं होता है। इसके लिए मैंने क्लैरिफाई किया है। हाँ, चलो ठीक है। औरों में कई और 23 वर्गणाएं हैं, उनमें से कहीं भी परमाणु जो स्टेटमेंट यहाँ देखिए, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी बात मैं आई एग्री सर, आई एग्री। चलो इसको तो अपन समापन करते हैं। मैं अभी एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसमें क्योंकि डिस्कशन काफी हो गया है। बेंजी क्या कह रही है, बेंजी की पूछिए। एक सेकंड। हाँ बोलिए, शैलेंद्र जी बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा कहना ये है कि जब तक हम 13वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जाते हैं, जब तक निष्कर्म हमारे होते ही नहीं है, हमारे कुछ ना कुछ तो वर्गनामा पड़े ही रहते हैं। मतलब जब हम वो निकल जाएंगे निष्कर्म, यदि ऐसा सही है क्या ये वचन के, हमारे जो कर्म वर्गना है, कभी कभी कोई पर्टिकुलर परमाणु निष्कर्म हो सकता है क्या?
ऐसा मेरा क्वेश्चन वापस है इसमें क्लैरिफिकेशन के। नहीं देखो, ये जो वर्गणाएं हैं ये जो है जो जीवों के माध्यम से है ना, कर्मांड वर्गणाएं जो रहती हैं वो जीवों के माध्यम से बनी रहती है। जब जब जीवों का भाव उसमें नहीं जुड़ता है तो वो साधारण परमाणु के रूप में, साधारण परमाणु भी कौन से, जो कर्म बनने की योग्यता रखते हैं ऐसे, लेकिन जिन पर चार्ज नहीं है ऐसे परमाणु पाए जाते हैं जो अभी किसी से जुड़े नहीं है। ठीक तो है, जब कोई भाव करता है तो उनसे जुड़ जाते हैं। तो देखो ये तो हुई एक बात, और इसको मैं भी कंक्लूड भी करूंगा। मैं भी इनका विपुल जी के सवाल का जवाब देता हूँ। देखो, अगर हम इन सबको निरर्थक मानते हैं, इन सबकी चर्चा को, तो षटखंडागम नामक का जितना बड़ा ग्रंथ है ना, जो अपन ने श्रुत पंचमी जिसके लिए मनाई गई थी, और जो गोमटसार आदि जितने ग्रंथ हैं वो सब निरर्थक हो जाएंगे। उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। एक लाइन में बोल देते कि भाई साहब आप तो आगे बढ़ो, जो कर्म नाम की एक चीज होती है उसको करो इग्नोर। वो कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या क्या उदय आता है, जब जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं, ये सब एक तरफ कर दो, फिर आप तो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने में फिर प्रश्न आएगा कि आगे बढ़ने में अभी व्यवधान क्या आ रहा था। तो जब व्यवधान आने की बात होगी तो जैसे उस हर जगह आपको कर्म अप्लाई किए जाएंगे। कर्म सिद्धांत इतना व्यापक सिद्धांत है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उसको जानने का पर्पज ये कि अपन पंचलब्धि पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें 90% तो जो कर्म के बारे में ही दिया हुआ है रहस्य। षटखंडागम पूरा जो है रहस्य उसी में भरा पड़ा है। तो ये अगर उनकी चर्चा इतनी आवश्यक नहीं होती तो वो ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते। वो पहला श्रुत स्कंद है जिनवाणी का, इसलिए वो आवश्यक है। और वो आवश्यक इसलिए है कि जब तक हमारे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते जीव भ्रमित रहता है। वो ये मान के चलता है कि किसी भगवान के करने से ये सब कुछ होता है, या भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, तो मैं तो आगे बढ़ूं। तो आगे बढ़ने में जब जब उसे बाधाएं आएंगी, सांसारिक दिखाई देगा कि मेरे नाते रिश्तेदार कैसे बनते हैं, मुझे ऐसे भाव क्यों आते हैं, कि कषाय मुझे क्यों प्रेरित करती हैं, जब जब ये सारे प्रसंग पढ़ोगे तो आपको कर्मों के बारे में पढ़ना अवश्य पड़ेगा। और ये जो अभिभाव प्रतिच्छेद अगर अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे बाबूजी ने कहा, अगर आपको टेक्निकली ये क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पूरा रहस्य समझ में आने वाला है। कर्म कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या होता है। इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक लाइन में बोलो कि साहब कर्म होते हैं, हमें क्या करना, कर्मों से आगे बढ़ो। पूरे संसार में, पूरे व्यवहार में कर्म छाए हुए हैं। उनको जाने बिना, समझे बिना कोई का भला आज तक हुआ नहीं। जो अनंत बने, जितने जीव बने, उन्होंने भी ये कर्म का रहस्य जाना है और अच्छे से जाना है। वैसे सम्यक दर्शन वगैरह जिनको होता है वो उनको जो उनको भाव तो आते हैं, लेकिन वो, और जो आपने ये भी सही कहा कि वो इस बात को जरूरी नहीं कि वो पूरा अध्ययन करें, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब उन्हें मोक्ष जाना होता है, किसी ना किसी रूप में कर्मों की सत्ता को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उसको समझा भी जाता है। इसलिए, और अपन सब बुद्धिजीवी हैं, इसलिए अपने जब तक गले नहीं उतरेगी चीज तब तक अपन सशंकित रहेंगे और उनको दूसरे तरह से ले जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में सोचने लगेंगे। तो इसलिए उनका जानना बहुत जरूरी है और वो उपयुक्त है। उसमें ये नहीं कह सकते कि वो निरर्थक है। और बीच बीच में अपन ये भी बात करते रहते हैं कि वो सबकी सत्ता तो मौजूद है, लेकिन जीव अपने भावों को उनसे कैसे डिटैच कर सकता है। कर्म का तीव्र जब उपयोग वो आता है, उदय आता है, तब जीव के भाव कैसे होते हैं। सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक या तत्वार सूत्र, कोई भी पढ़ लो। तो अगर ये इतना सिंपल होता तो षटखंडागम की स्थापना नहीं होती। ये आप अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए ये सबकी आवश्यकता है। और जो अपन जो पढ़ रहे हैं, जो ऐसी निरर्थक नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बिना बात के किसी बात पर बहस कर रहे हैं, कोई विद्वता के बारे में किसी का चर्चा हो रही है कि कौन कितना विद्वान है, ऐसा नहीं है। आप भी जब उसको अप्रिशिएट करोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको लगेगा ये सब जानना बहुत जरूरी है। कहाँ आप भ्रमित हो रहे हैं वो जानना जरूरी है। जैन साहब, जो शैलेंद्र जी ने जो बहुत बढ़िया बात कही अभी इस स्टेटमेंट से पहले, कि जब तक जीव 13वें गुण स्थान में रहता है तब तक कर्मांड वर्गणाएं उसके साथ रहती हैं। हाँ, बराबर है। और सांसारिक जीव है, उसका एक समय भी ऐसा नहीं है कि सातों कर्म नहीं बंध रहे हैं। 13वां गुणस्थान क्यों, 14वें गुणस्थान में 85 प्रकृतियां बनी रहती हैं। हाँ, वो भी रहती हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जब तक जीव अशरीरी नहीं होता तब तक ये कर्मांड वर्गणाएं तो हमेशा रहती हैं। तो जीव चाहे कितनी योनियों में जब तक संसार में रहेगा, उसका एक समय भी ऐसा नहीं आएगा कि उसके कर्मांड वर्गणा के जो परमाणु हैं वो कभी निष्क्रिय अवस्था में रहें। इस बात पे विचार कीजिए आप। नहीं, वो तो आपकी बात सही है। देखो, जीव के साथ में लगे हुए उन कर्मों की बात हो रही है। वो
जो जीवों का संयोग पा जाते हैं उन कर्मों की तो बात अपन कर रहे हैं, लेकिन जब वो निर्जरा किसे कहते हैं कि जब उसके वो भाव जिनके कारण वो बंधे हुए थे वो भाव जो है दूसरी तरह के हो जाते हैं, तो उनकी निर्जरा होकर के वो कर्म प्रकृतियों वाले परमाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। उस समय दूसरा चार्ज हो जाता है बनते ही, और जब निष्क्रिय हो जाते हैं तब वो स्थिति आती है 14वें गुण स्थान में। अरे भाई उनके लिए नहीं, दूसरे उनके जो परमाणु निकले वो कहीं और चले जाएंगे ना, किसी और के काम आएंगे। बिल्कुल सही बात है, उसके पास से तो निकल जाएंगे ना वो। नहीं, जब तक तो वहीं रहते हैं ना, चार्ज स्थिति में कोई ना कोई तो कर्म बनते रहते हैं, चाहे घातिया कर्म हो चाहे घातिया कर्म हो। देखो सबकी एक सी स्थिति नहीं होती है, वो सब अलग अलग स्थिति भले ही नहीं हो, स्थिति भले ही ना हो, अनुवाद कितना ही हो, स्थिति कोई हो, मगर वो जो अनुच्छेद प्रतिभा की जो उसकी शक्ति है, जो गुण है, वो हमेशा विद्यमान रहेगा। और जो ही बहन जी ने कल बताया था, आप दोबारा से उनसे इस पे कंक्लूजन ले लीजिए। एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे इसमें आपने कल जो बताया था कि जो सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग हैं उनकी वर्गणा को जघन्य वर्गणा क्या प्रथम वर्गणा कहते हैं। यस। तो इसका मतलब जो 12वें गुण स्थान पर जो हमारे मुनि हैं या अरहंत हैं, क्योंकि जो घातिया कर्म जिनके बाकी हैं, तो उस समय भी मतलब प्रथम वर्गणा की कंडीशन में तो हुए हैं कम से कम वो, क्योंकि मिनिमम तो वही है प्रथम वर्गणा। नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। मतलब कम से कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गणा को प्रथम वर्गणा कहते हैं, जिसमें कम से कम एक प्रतिच्छेद की शक्ति है। तो मतलब 12वें गुण स्थान वाले जो जीव है उसकी वर्गणा में एक प्रतिच्छेद वाली शक्ति है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम जैसे मिथ्यात्व वर्ग जो वाले जीव हैं उनमें ये जो कर्म वर्गणा है हमारी, कितने करोड़ अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति होगी इसमें उदय आने के लिए। देखो फुल फ्लैज है वो तो, इसमें एक्चुअली एक जो आपने पढ़ा ना वो एक नहीं है, क्या लिखा देखो, सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गणा को जघन्य वर्गणा या प्रथम वर्गणा कहते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारे साथ में ऐसी वर्गणाएं जुड़ी हुई हैं जिसमें जो एक तो मिनिमम प्रतिशक्ति प्रतिच्छेद वाले होंगे, है ना, सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वर्गों वाले वर्गों की वर्गणा को जघन्य वर्गणा या प्रथम वर्गणा कहते हैं। जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा ऐसे वर्गों की वर्गणा को द्वितीय वर्गणा कहते हैं। जैसे मेरे पास में 100 शक्ति के प्रति अविभागी प्रतिच्छेद वाली जो है वर्गणाएं हैं 50,000 कर्मों से मिल करके, कर्म समूह से मिल करके एक वर्गणा बनी। उनमें से प्रत्येक के जो है एक पर्टिकुलर जो है शक्ति के प्रतिच्छेद था। 50,000 मैंने बोला उनका नंबर था, उन सब में एक जैसी शक्ति थी। अब वो जब तक वो उसकी डबल नहीं हो जाएगी, वो शक्ति जितनी उसकी शक्ति थी वो 50,000 तो है, उसके बाद में जो दूसरे परमाणु आए जिनकी इस वर्तमान वाले अविभाग प्रतिच्छेद वाली शक्ति से डबल शक्ति वाले जब तक ना आ जाएं तब तक ये प्रथम इन्हीं का राज्य चलेगा, प्रथम वर्गणा वाले का। उसके बाद जैसे ही वो डबल नहीं तो मतलब एक अगर मिथ्या गुण स्थान पर जो व्यक्ति है जैसे मैं हूँ और एक 12वें गुण स्थान पर मुनि है, तो इनके में जो अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति में क्या कंपैरिजन होगा? नहीं अविभाग वर्गणा में जैसे जो तो कर्म का अपन देते हैं तो मतलब उनमें तो कम से कम एक अविभाग प्रतिच्छेद तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे अभी उनका घातिया कर्म तो बाकी है। देखो अभी अपन को अपने पास में हमारे तो पूरे के सब घातिया सब कुछ है हमारे साथ। तो ये तो बहुत जबरदस्त अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति है। इसकी अपन जो परिभाषा किसकी समझने जा रहे हैं, स्पर्धक की। स्पर्धक किसे कहते हैं, ये स्पर्धक की परिभाषा समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो हमारे शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद हैं जिनमें वो शक्ति मापी जाती है, उनमें जो परमाणु जो अपना ये होते हैं ना, जैसे आपके वो 4 जो बंद बताए हैं, 4 बंदों में से आपने एक बार में ऐसा कर्म बांधा जिसमें एक पर्टिकुलर अनुभाग की शक्ति थी, फलदान शक्ति थी, इतने साल तक 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी, इतने 1000 परमाणु थे, और ये फलाना ये मोहिनी कर्म नाम का जो कर्म था। ऐसे 4 प्रकृतियां मैंने आपको बता दी।
तो उनमें जो आने वाला जो स्पर्धक है, उनमें स्पर्धक जो है एक बार में जब मैंने बांधा तो वो एक पर्टिकुलर शक्ति वाले होंगे, पर्टिकुलर नंबर वाले होंगे, पर्टिकुलर स्थिति वाले होंगे। दूसरी बार में जब मैंने बांधा तो उनमें ये डबल हो सकता है शक्ति के अनुसार। तो डबल हो गया मतलब ये इसमें आ गया कम अविभाग प्रतिच्छेद की बजाय अब वो ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद वाले हो गए। ऐसे करते करते जब वो डबल अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति वाला जब मैं बांधूंगा तो उसको स्पर्धक कहा जाएगा। नहीं, अगर उससे भी अगर आगे बढ़ेगा तो दो स्पर्धक हो जाएंगे। हाँ, बढ़ते बढ़ते ठीक है। मगर अगर आप अपनी इसको एक्टिविटी को एक ही स्पर्धक तक लिमिट करते हैं तो इसमें दिया हुआ है प्रथम वर्गणा, द्वितीय वर्गणा, तृतीय वर्गणा, इस तरह से। एक मिनट बाबू जी, इस तरह से चलता जाएगा। और इसमें लिखा है जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा ऐसे वर्गों की वर्गणा को द्वितीय वर्गणा कहेंगे। इसका मतलब जो जघन्य वर्गणा एक प्रथम वर्गणा है उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद की ही गुण है, एक से ज्यादा नहीं है। अरे नहीं, और एक नहीं है, एक नहीं बोला, सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वर्गों की वर्गणा को जघन्य वर्गणा या प्रथम वर्गणा कहते हैं। एक कहाँ लिखा है? अच्छा, आप आगे इसके आगे पढ़िए। जिनमें एक अधिक अविभाग, मतलब जितना इनका अविभाग प्रतिच्छेद 100 था, 100 से जब 101 हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो आप ये नहीं सर, वो अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो। हाँ, शक्ति का ही मैं कह रहा हूँ। जैसे अभी 100 जो प्रथम वर्गणा में जो शक्ति है, हाँ, वो एक अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति है। इसका मतलब तो यही है हमको जो समझ में आ रहा है। और द्वितीय वर्गणा में एक से ज्यादा शक्ति है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। सुनो, जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा। एक अधिक क्या मतलब? पहले वाला 100 है अगर, एक मिनट, अच्छा, पहले वाला अगर 100 है तो जो 101 में जो शक्ति वाली जो वर्गणाएं आएंगी उनको जो उनसे स्पर्धक बनेगा। एक अधिक का अर्थ मतलब समझो, पहले वाली मिनिमम वाला मान लो 100 वाला एक से हम पढ़ रहे थे, एक से अधिक एक्चुअली हमने बीच में डाल दिया एक्चुअली। एक अधिक है सर। एक बात बताऊंगा, इसका मतलब ये हुआ जैन साहब, इसका मतलब ये हुआ जैन साहब की बात को। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। एक स्पर्धक में आपने बोला, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सपोज मिनिमम जघन्य वर्गणा मान लो 100 अविभाग प्रतिच्छेद की है, ठीक है। एक और जुड़ा 101 तो द्वितीय हो गई, बराबर। और एक स्पर्धक जाके आपके 400 पे रुका। अब दूसरा स्पर्धक अनंत तक जाके रुकेगा वो, ठीक है साहब। अच्छा, अब दूसरा स्पर्धक शुरू होगा तो वो भी उसका जघन्य जो वर्गणा होगी, तो आपका कहने का मतलब वो भी 100 से शुरू होगी। देखो इसके आगे की लाइन पढ़ो। वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गणा में दुगुने होते हैं वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। जैसे 100 था, अब 100 से 101, 102, 200 तक जो है, 199 तक जो होगा वो पहला स्पर्धक ही कहलाएगा। जब वो 200 जब शक्ति के जो अविभाग प्रतिच्छेद होने वाले जो आने लगेंगे तो वो दूसरा स्पर्धक कहलाएगा। वेरी गुड, अब आपका आंसर आपसे ही मिल गया। अगर नहीं, पहला स्पर्धक अगर 100 पे खत्म हो रहा है, 100 पे खत्म हो रहा है तो शुरू कहां से हुआ? अरे 100 पे कहां खत्म हो रहा है भैया? उससे डबल होना चाहिए, जो पहले आ रहा था उससे जब डबल होगा तब दूसरा स्पर्धक तब शुरू होगा। सर आपने बोला कि पहला 100 पे था, दूसरे के लिए 200 चाहिए। हाँ ठीक है। तो पहला स्पर्धक मतलब जो मिनिमम था 100 पे वर्गणा के लिए सर, दूसरी वर्गणा के लिए, स्पर्धक के लिए नहीं। स्पर्धक की बात कर रहे हैं जगत जी, अभी स्पर्धक की बात हो रही है। एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा ऐसे वर्गों की वर्गणा द्वितीय। आगे पढ़ो, दूसरे पेज पे पढ़ो, नेक्स्ट पेज पे, वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं। अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये तो आपको समझ में आया। जी हाँ। अनंत वर्गणाएं कौन सी वाली? ये जो चल रही थी अभी, जो जितने प्रतिच्छेद वाली जो चल रही थी वर्गणाएं, वो आपने शुरू की 100 से लेके अनंत तक पहुंच गई, ठीक है। जघन्य वर्गणा आपकी 100 अविभाग प्रतिच्छेद का था, उसमें 101 जुड़ी जाके जो अनंत तक जाके एक स्पर्धक हो गया।
अब इसका डबल जो होगा अनंत, वो कौन सी वाली है? एक ही शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद वाली है, एक ही अविभाग प्रतिच्छेद की है। और वो वही तो कह रहा हूँ, वो कब तक है? जब तक कि उनका जो है डबल उसकी शक्ति नहीं हो जाती। जैसे ही डबल सही है, वही तो कह रहा हूँ मैं सर। एक ही अविभाग प्रतिच्छेद की है तो उसकी जघन वर्गणा कितनी अविभाग प्रतिच्छेद की होगी? उसमें 100 की होगी, 1 की होगी, 2 की होगी। 100 से ऊपर ले, 200 से कम। जब तक वो 200 से कम रहेगी शक्ति, तब तक वो पहला एक ही स्पर्धक रहेगा। एक स्पर्धक 200 तक नहीं है सर, अनंत तक है। अरे स्पर्धक, अरे सर आपका समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया मेरी बात सुन लो पहले, एक सेकंड। एक सेकंड मेरी सुन लो। हाँ, जैसे इस संबंध में सीवी जैन साहब अभी कह रहे थे, मैं जब कहा था कर्म परमाणुओं के लिए प्रतिच्छेद हैं, तो इन्होंने कहा था हर एक परमाणु के लिए। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए जरा। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है और उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग परिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग परिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के, सुनिए, कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग परिच्छेद होते हैं। और आगे सुनिए, इसीलिए एक परमाणु को कौन सा, एक परमाणु कौन सा? कर्म परमाणु। एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं जिन परमाणु में अर्थात वर्गों में समान अविभाग परिच्छेद पाया जाता है, उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ये सब बातें जो आ रही हैं कर्म परमाणु के लिए आ रही हैं, वो बात मैंने पहले कहा था, उस बात को पुनः कह रहा हूँ। ये अन्य के लिए नहीं है, केवल कर्म परमाणु के लिए ये प्रतिच्छेद जो शक्ति है उनके लिए एप्लीकेबल है। मैं पढ़ के भी सुना दिया, इसमें किसी को कोई दिखाई देता हो कुछ गलत तो बताओ। वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ेंगे कर्णानुयोग को 31 पेज पर, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कुल 23 वर्गणाएं होती हैं, परंतु ऊपर बताई 5 कर्माणु जीव करता है। उनमें कर्माण वर्गणा से कर्म बनता है और अन्य चर वर्गणाओं के शरीर मन, भाषा, स्वाचवा, तेजस शरीर बनता है। इन्हें 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। और इसके आगे कर्म परिच्छेद नहीं होती। नहीं, आगे पढ़ लीजिए ना इसको। हाँ बोलिए। कर्णानुयोग को निकाल के देखिए 31 पेज को, उसको पढ़िए आप। चलो ठीक है। अब हम इन वर्गणाओं के बारे में संक्षेप शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है। अविभाग प्रतिच्छेद, इसलिए परमाणु को वर्ग कहते हैं। ये सभी वर्गणाओं के लिए ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है, केवल कर्माण वर्गणाओं के लिए नहीं है बाबूजी। एज पर दिस कर्णानुयोग। मैंने तो पढ़ के सुना दिया, उसमें कोई गलत हो तो बता दो। नहीं, वो कोई गलत नहीं है, मगर कर्णानुयोग की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। ये दोनों इसीलिए मैंने सुनाया आपको कि दोनों कनेक्टेड हैं। कहाँ कनेक्टेड है अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं। बहन जी हैं तो बहन जी जरा बताइए ना, हम लोगों की बहस में जरा पार्टिसिपेट करिए। दिमाग खराब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कंफ्यूजन हो क्यों रहा है। पहले तो ना शब्दों को, मुझे लग रहा है शब्दों को समझने में कुछ गलती हो रही है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। पहले सबसे पहले अविभाग प्रतिच्छेद समझें, है ना, कि अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं। देखो द्रव्य है तो हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, ठीक है। हर द्रव्य की बात हो रही है, कोई भी, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे बुद्गल द्रव्य हो, और चाहे काल, धर्म, अधर्म, आकाश, कोई भी द्रव्य हो, हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। और एक गुण में जो उसके जो शक्ति अंश है, हर गुण के अलग शक्ति अंश होते हैं, उस शक्ति अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो सब द्रव्यों में उसके हर गुण में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। पहली बात तो ये कि अविभाग प्रतिच्छेद हमें समझ में आए, है ना। तो अब पुद्गल यहाँ, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से बात कर रहे हैं पुद्गल द्रव्य की, क्योंकि देखो ऐसे उदाहरण से भी समझ में आएगा कि अपना जैसे ज्ञान गुण है, जैसे जीवों में ज्ञान गुण है, जो सबके ज्ञान गुण अलग अलग दिखाई देता है, वो उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के कारण है, यानी उसके शक्ति अंशों के बढ़ने और कम होने के कारण है ना। और ये उसमें नेचुरल है, वो अपने आप ही अपने परिणमन शक्ति से बढ़ते और घटते हैं। यहाँ अब अभी हमें कर्म का निमित्त है, तो यह कर्म के निमित्त से बढ़ रहे और घटना है, हमें बढ़ता और घटता हुआ ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में
वो अपनी उपादान शक्ति से उसमें अगुरु लघु गुण के कारण परिणमन होता है और उसके शक्तियांश बढ़ते और घटते हैं। तो ये सभी द्रव्यों में लागू होता है। तो ये पुद्गल द्रव्य में भी लागू होता है। और जो पुद्गल द्रव्य वो एक परमाणु रूप है, उसका जो मूल रूप है वो परमाणु है ना। तो वो जो है हर परमाणु में जो गुण है उसके हिसाब से हर गुण के अलग अलग शक्ति अंश हैं। जैसे मान लो एक गुण है काला रंग है, मान लो पुद्गल परमाणु का, तो आप देखो काले रंग के कितने शक्ति अंश है ना, कितने सारे, कितने काले रंग के, कोई कम काला, ज्यादा काला, लाली लिए हुए काला, नीलापन लिए हुए काला, ग्रेपन लिए हुए काला। तो ऐसे उसके अपने अपने शक्ति अंश है और वो अपने आप भी बढ़ते हैं और निमित्त से भी बढ़ते रुकते हैं। अब चार्ज और ये तो अविभाग प्रतिच्छेद हो गया। ये अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? वो शक्ति अंश है ना। एक अविभाग प्रतिच्छेद यानी एक शक्ति अंश, और दो अविभाग प्रतिच्छेद यानी दो शक्ति अंश। जैसे पुद्गल परमाणु का जो तत्वार्थ सूत्र में 5वां अध्याय है कि जो उसमें बंद होता है, उसमें उसके रोक्ष और स्निग्ध गुणों में अविभाग प्रतिच्छेदों के घटने और बढ़ने से ही बंद होता है। उसका जो कारण है उसमें वही है। अब यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज की बात हो रही है कि कारमान, तो ऐसे पुद्गल परमाणु जो पुद्गल द्रव्य है उसकी जो 23 प्रकार की वर्गनाएं बताई। वर्गनाएं कैसे हैं? वो वर्गों से बनी है, यानी बहुत सारे परमाणुओं के जो एक जैसे शक्ति अंश वाले समूह हैं उनको वर्गना कह दिया इकट्ठा मिला करके। जैसे एक मीठे अंश वाले जो द्रव्य है उसको हमने चीनी कह दिया, और खारे अंश वाला जो द्रव्य है उसको हमने नमक कह दिया। ऐसे वो अलग अलग से इस प्रकार से 23 प्रकार की वर्गनाएं हैं जिनकी अपनी अपनी योग्यता है। जिसमें से 5 प्रकार की जो वर्गनाएं हैं वो, अब यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज की बात कर रहे थे जैसे आप लोग, चार्ज और डिस्चार्ज क्या है? उनकी पर्याय बदलना, वो चार्ज और डिस्चार्ज। चार्ज और डिस्चार्ज अलग से कोई चीज नहीं है, उनकी पर्याय बदलना, उनके रूप में देखें। वो हम उसके बात करते हैं कि वो हमें फल देने में निमित्त हो रही हैं, इसलिए हम उन्हें कर्म कह रहे हैं, इसलिए उनको कर्म नाम दिया गया है। वो कर्मान वर्गनाएं। तो 5 प्रकार की जो वर्गनाएं हैं वो जीव के परिणामों के निमित्त से अपनी पर्याय बदलती हैं। यानी 5 प्रकार की वर्गनाएं जीव के परिणामों का निमित्त पा करके चार्ज और डिस्चार्ज होती हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ है? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वो कारमान वर्गनाएं जब वो जिस जीव के साथ उसके भावों का निमित्त पा करके उसको फल देने में निमित्त हो गई तो वो कर्म कहलाने लगी। जो मान लो तेजस वर्गनाएं हैं, वो जिस जीव के भावों का निमित्त पा करके तेजस कर्म रूप, तेजस शरीर रूप परिणमित हो गई तो वो तेजस शरीर कहलाने लगी। ऐसे तो मुझे और बाकी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, और ना मुझे समझ में ये आ रहा कि कंफ्यूजन क्या हो रहा है। मुझे ये भी नहीं, अभी तक के मुझे ये नहीं समझ में आया कंफ्यूजन। यूनिट जो है, यूनिट जो बताई गई है, ये यूनिट शक्ति की यूनिट जो बताई गई है, ये यूनिट ये सब ये कंफ्यूज कर रही है थोड़ा सा। हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना, शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। सभी द्रव्यों के गुणों में शक्ति अंश पाए जाते हैं। अच्छा, तो बहन जी एक और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मैं ऐसा समझा कि ये यूनिट तो केवल एक समझाने के हिसाब से है, बाकी हमारी जो पुद्गल परमाणु है और जो अपने भावों के उससे जो उसमें परमाणु होता है वो इतने कॉम्बिनेशंस में होते हैं, करोड़ों कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो मतलब इसके लिए इसको वर्ग और ग्रुप और वो स्पर्धक बनाने की कोशिश की है, एक तरीके के कर्म और परमाणुओं को बनाने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल उनके ग्रुपिंग करी है, क्योंकि अनंत तो जीव है, फिर उन एक जीव के अनंत प्रकार के भाव हैं और अनंत प्रकार के पुद्गल परमाणु है, अनंत प्रकार की कारमान वर्गनाएं, अलग प्रकार की भाषा वर्गनाएं हैं। उनसे वचन, जब किसी भी चीज जीव के निमित्त से वचन बनेंगे, किसी वाद्य के निमित्त से वो वचन भी फिर 2 प्रकार के, भाषा भी 2 प्रकार की है, एक शब्द रूप भाषा है, एक बिना शब्द रूप भाषा है। तो ऐसे जो बनती है, मान लो वो उसमें बहुत सारे उसके भेद आते हैं। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, वो अभी एक आवाज है, तो वो भी उससे भाषा वर्गना वाली जो वर्गनाएं हैं उनसे बनी है। तो उस तरह का जैसा जैसा उनका
या तो पुद्गल के निमित्त से पुद्गल में परिवर्तन होता है या जीव के निमित्त से पुद्गल में परिवर्तन होता है। बाकी और द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक संबंध उस हिसाब से नहीं है बंध की अपेक्षा। मुझे एक शंका है, ये जो नोकन वर्गणा में जो परमाणु है और कर्मण वर्गणा में परमाणु है, ये कॉमन है या अलग अलग होते हैं? नहीं, अगर हम पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो वो सभी पुद्गल द्रव्य हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य के भी अलग अलग, एक परमाणु अलग पुद्गल द्रव्य है ना। और अलग अलग तो है, मतलब कि कर्म परमाणु वाले पुद्गल हैं लेकिन वो अलग है एक्चुअली। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं जैसे ना पुद्गल द्रव्य परमाणु कर्म वर्गणा का भी काम कर रहा हो और नोकन वर्गणा का भी काम कर रहा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म परमाणु वाले जो पुद्गल परमाणु हैं, उनमें कर्म रूप होने की योग्यता है। जो भाषा वर्गना वाले परमाणु है उनमें भाषा रूप होने की योग्यता है ना। भाषा भी सब, जैसे पक्षियों की अलग भाषा है, पशुओं की अलग भाषा है, हम लोगों की भी, मनुष्यों की भी कितनी तरह की भाषाएं हैं, और जो वाद्य यंत्र है उनकी अलग तरह की भाषाएं हैं, और जो स्वाभाविक होती है प्रकृति में वो अलग तरह की भाषाएं हैं। तो वो सब उनमें, उसमें उस तरह रूप होने की योग्यता है। शरीर रूप है तो शरीर भी कितनी प्रकार के शरीर है ना। आर वर्गना से जो शरीर बन रहे हैं, पौधों के अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, तिर्यंचों के अलग प्रकार के शरीर हैं, मनुष्यों के अलग प्रकार के हैं, नारकियों के अलग प्रकार के हैं, देवों के अलग प्रकार के हैं। तो सब अलग अलग रूप अपने निमित्त से परिणमित होती हैं। परिणमित होने का मतलब ही चार्ज होना है, और उनका परिणमन फिर उससे छूट करके, जैसे अभी हमने जिन आहार वर्गनाओं को ग्रहण कर रखा है या तेजस वर्गनाओं को, प्रति समय नई नई हम ग्रहण कर रहे हैं और प्रति समय छोड़ रहे हैं। और जिस समय हम छोड़ रहे हैं हो सकता है अगले समय में हम उन्हीं को ग्रहण कर लें, या हो सकता है अन्य जीव उनको अगले समय में ग्रहण करने छोड़ने के साथ ही, और ना भी करे तो वो कुछ समय तक ऐसे ही पड़ी रहे बिना ग्रहण किए हुए। सही है। चलिए, ऐसा है, इसको इस टॉपिक को अपन जो है यही पटाक्षेप करते हैं इसका, क्योंकि वो स्पर्धक बनाने की जो घटना हो रही है उसमें ये कंफ्यूजन हो रहा। तो इससे आगे जो है अपन चलेंगे और ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जिसमें जो थोड़ा बहुत जो है, शुरू तो वर्ग से हुआ था, ललित जी ने वर्ग से शुरू किया था कि वो वर्ग है। तो एक परमाणु, जैसे एक जीव द्रव्य है, अब एक जीव द्रव्य है, एक चींटी में रह रहा है तो वो छोटा सा है, तो हम उसे ये नहीं कहें कि वो वर्ग है, या हाथी में रह रहा है तो हम उसे कहें वर्ग है। ऐसा नहीं है, वो अपने में, क्योंकि वो अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का पिंड है, इसलिए वर्ग है। ऐसे ही एक उद्गल द्रव्य का एक परमाणु अपने आप में अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए वो एक एक परमाणु, हर परमाणु अपने में वर्ग है। और जो एक जैसे मिल जाए, जैसे अब जीवों के एक समूह है जो मनुष्य रूप से परिणमित हुआ है, तो उसे हम सबको मनुष्य कह देते हैं। ऐसे वो जीवों का जो कारमान एक जैसे शक्ति अंश वाले हैं, उनको उन्होंने कारवान उसमें वर्गना में रख दिया, उसको वर्गना बना दिया उसको उन्होंने, बस। तो ज्यादा, हाँ, विपुल जी का भी ज्यादा, मतलब ठीक है, कोशिश करें समझने की, लेकिन ज्यादा उसमें घुसने की वो नहीं है। वो अपने समय पे सब समझ में आ जाने वाला है। बहन जी, अब आगे वाला, क्योंकि सब मोक्ष आने वाले हैं ना, तो सबको अपने आप समझ में आने वाला है। आएगा धीरे-धीरे सबको आने वाला है। नहीं, समझ तो सबको आ रहा है, लेकिन डिस्कशन से कुछ क्लियर हो रहा है, और आपके बताने से, उद्बोधन से तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत थोड़ा यहाँ पर आकर के थोड़ा जटिल सा हो गया। हाँ, क्योंकि ये स्वयं में उलझा हुआ है ना, निमित्त नैमित्तिक से दोनों बंद रहे तो दोनों उलझे हुए ही हैं। कर्म से जीव उलझा, जीवों से कर्म उलझे, तो उलझा तो है ही। हम लोग उलझा तो है, और सुलझा से केवल जीव सकता है, कर्म में तो सुलझाने की ताकत नहीं है। उलझाता भी जीव ही है, सुलझाएगा जीव ही। हाँ, सुलझाने वाला भी जीव है, उलझाने वाला भी जीव है, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अपन इस उलझन से अभी निकलते हैं और कल नई उलझन में खड़े होंगे। अभी समय हो गया जिनवाणी स्तुति करने से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परभास वे को भानु सी बखानी है।
हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।